Just wait for a few minutes, then we will start. Okay. आज हम पी ब्लॉक भी शुरू कर देंगे. अकॉर्डिंग टू डिलीटेड सिलेबस ऑलमोस्ट अपना सिलेबस हो चुका है इस ब्लॉक का. अभी सॉल्युबिलिटी हम लोग कर रहे थे, उसके बाद अपने पास थर्मल स्टेबिलिटी आएगा, नाइट्रेट, एंड देन दिस ब्लॉक विल बी कंप्लीटेड. ओके. ओके, थैंक यू. देवांश. देवांश, आर यू देयर? Okay, let me know. Okay.
हेलो। यस देवांश। ये सर अब आवाज आ रही चलिए ठीक है ठीक है, यहाँ देखिए। है। यस सर। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो लास्ट क्लास में कुछ डाउट है इससे रिलेटेड, कुछ आपको डाउट है? नो सर। देखिए इसे ध्यान में रखिएगा, जो लास्ट में मैंने लिखवाया था। जनरली अनायंस आर लार्जर इन साइज, सो solubility decreases from top to bottom. बट इन केस ऑफ लार्जर अनायंस का लिस्ट दे दिया था मैं इधर, ठीक है। बट इन केस ऑफ फर्स्ट ग्रुप, अगर ये सारी चीजें अटैच्ड हैं फर्स्ट ग्रुप के साथ और सेकंड ग्रुप के साथ, ये सारी चीजें अटैच्ड हैं, तो सॉल्युबिलिटी जो होगी आपकी इंक्रीज करेगी टॉप टू बॉटम। इज दैट क्लियर? यस। अब जैसे मान लीजिए आपको दे दिया BeCO3 MgCO3, ठीक है, CaCO3, इसको अरेंज करिए SrCO3 BaCO3, इसको अरेंज करिए सॉल्युबिलिटी में। सर किस ऑर्डर में करना है? सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में करना है। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या करिएगा ना आप, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को देखिए, ठीक है। अब ये देखिए अगर अनायन ये होंगे, ठीक है, तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। क्या होगा? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले सेकंड ग्रुप में ये सारी चीजें अनायन होगा सेकंड ग्रुप के साथ, तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बेरिलियम ये सेकंड ग्रुप है, लेकिन इसके साथ CO3 आ रहा है, तो डाउन द ग्रुप इसमें क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यस सर। अब यहीं पे बात करें हम लोग फर्स्ट ग्रुप के साथ, तो फर्स्ट ग्रुप के साथ अगर ये सब होगा तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करे इंक्रीज करेगा, और कुछ और अनायन होगा तो वो डिक्रीज करेगा। तो ये डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू दिस। आप समझ रहे हैं ये? क्योंकि यहाँ CO3-2 है, तो फर्स्ट ग्रुप के साथ कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फाइट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, O-2 हो गया, F-2 हो गया, इन सब के साथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, ठीक है। उससे वो सेकंड वाला समझ में नहीं आया कि मतलब वो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड ग्रुप, अगर सेकंड ग्रुप के साथ F-O-2 OH- वाले अनायन है, लाइक BeF2 हो गया, या CaF2 हो गया, और MgF2 हो गया। Mg को हटा दीजिए, रुक जाइए लाइन से लिख दूं मैं ताकि दोबारा ना लिखना पड़े। फिर यहाँ MgF2 हो गया, फिर यहाँ CaF2 हो गया। तो अगर ये वाला अनायन होगा तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा सॉल्युबिलिटी, समझ रहे हैं? यस सर। और ये सब ये होगा तभी इंक्रीज करेगा। इसके अलावा कोई भी अनायन होगा सेकंड ग्रुप के साथ तो वो डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। अब बात समझ आई? यस सर। सेकंड ग्रुप के साथ यही वाला अनायन होगा तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, बाकी कोई भी अनायन होगा तो डिक्रीज करेगा। फर्स्ट ग्रुप के साथ ये वाला होगा तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, इसके अलावा कुछ और होगा तो डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, ठीक है। यस सर। अब जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया BeO MgO CaO एंड देन SrO एंड BaO, तो आप सबसे पहले इसमें ध्यान में रखिएगा कि सेकंड ग्रुप F- के साथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, O-2 के साथ, OH-2 के साथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। यहाँ O दिखा यानी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं? क्या? सॉल्युबिलिटी। ये सब किसका ऑर्डर लिख रहे हैं हम लोग? सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर लिख रहे हैं, ठीक है। यस सर। चलिए इससे लिख लीजिए।
ये हो जाए तो बताइएगा। डन सर। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ जो BeO लिखा हूँ, बेरिलियम ऑक्साइड, ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है, तो उसी के बारे में एक पॉइंट लिख देते हैं कि BeO इज ऑलमोस्ट insoluble, but BeSO4 is soluble in water। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि BeO जो होता है इसका हाइड लैटिस इंथैल्पी जो होता है काफी ज्यादा होता है, मोर लैटिस एनर्जी। और मोर लैटिस एनर्जी क्यों होता है? क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है। साइज कैटायन का जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ कैटायंस तो फॉर्म्स a stronger bond, और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा तो उसको डिसॉल्व होने में, सॉल्युबल होने में टाइम लगेगा विद स्मॉलर अनायन। वो भी तो स्मॉलर है। और जब हम BeSO4 की बात करते हैं तो यहाँ पे सॉल्युबल, बेसिकली आपका जो लैटिस एनर्जी है वो कम हो जाता है, लेस लैटिस एनर्जी हो जाता है क्योंकि साइज बढ़ जाता है, और मोर हाइड्रेशन एंथैल्पी हो जाता है या एनर्जी हो जाता है ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ cation एंड anion, cation एंड anion। ओके, यस सर। चलिए ये हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे। हो सर जाए आपने लेस वाली लिखा है BeSO4 में। BeSO4 लेस, यस, लेस लैटिस एनर्जी होता है क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है केटायन का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है केटायन से, इस वजह से कम हो जाता है। डन सर। वेरी गुड। अब टॉपिक डालेंगे हम लोग, सॉल्युबिलिटी हो गया आपका, अब हम करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी।
ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी करते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो देखिए थर्मल स्टेबिलिटी किस फैक्टर पे देखते हैं। सबसे पहले ये थर्मल स्टेबिलिटी को ध्यान दीजिएगा, अगर मोनो एटॉमिक अनायन होगा, अगर उसके पास मोनो एटॉमिक अनायन होगा तो O-2। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या हो गया, एक एटम, F-, Cl-, Br-, और फिर I-, तो या फिर S-2। तो आपका थर्मल स्टेबिलिटी कैसे चेक करना है, लैटिस इंथैल्पी से चेक करना है। लैटिस इंथैल्पी के बारे में बता चुका हूं आपको। लैटिस इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, और इनकेस अगर चार्ज सब पे सेम है तो लैटिस इंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन होता है। ठीक है, और दूसरा है पॉली एटॉमिक अनायन। अगर पॉली एटॉमिक अनायन होगा तो आपको फजान्स रूल से करना है, पॉली एटॉमिक अनायन। तो जैसे मान लीजिए CO3-2 हो गया, SO4-2 हो गया, HCO3-2 हो गया, जितने भी बड़े मैंने लिस्ट लिखवाया था, ठीक है, उन सब की बात करना है। तो यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। दैट मीन्स कि जो जितना ज्यादा है, जिसके पास कोवलेंट होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर पोलराइजेशन पावर इंक्रीज करता है तो आपका कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो भी इंक्रीज करता है, तो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज होगी, सिंपल सी बात है। तो सर आपने वो पोलराइजेशन पावर लिखा है इंक्रीज। पोलराइजेशन पावर, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, याद है कुछ। बता दीजिएगा, स्लाइड चेंज करूं। यस सर। अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है,
यहाँ पे बात कर लेते हैं सीधी सी थर्मल स्टेबिलिटी की। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूंगा ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये कार्बोनेट का पूछ रहा हूँ मैं, BeCO3 MgCO3 CaCO3 SrCO3 एंड BaCO3, किसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? तो सबसे पहले अनायन को देखिएगा, अनायन पॉली हो गया तो आप पोलराइजेशन पे चले जाइएगा। तो बताइए सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास होगा? अनायन तो सेम है तो केटायन डिफरेंस है। अब केटायन पे क्या है, चार्ज भी सेम है। तो हम जब देखते हैं तो किस हिसाब से देखते हैं? आपको याद हो कि साइज ऑफ केटायन जो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन था कि नहीं? बताइए, याद है ये? यस सर। तो साइज ऑफ केटायन अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन था, दैट मीन्स जितना साइज छोटा है उतना ज्यादा पोलराइज्ड है, यानी उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है, तो कम थर्मल स्टेबिलिटी होगा या नहीं? यहाँ पे पोलराइजेशन पावर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा कि नहीं? यस सर। तो इसका जो ऑर्डर होगा बेसिकली वो इस तरीके से हो जाएगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये आयनिक ज्यादा होगा कोवलेंट कम होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, यस सर। ये समझ में ना आया तो दोबारा पूछ लीजिएगा। हो जाए तो बताइए जरा। डन सर। नीचे वाले में किसका ज्यादा होगा? इसका आंसर क्या होगा? यस सर। फिर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेंगे। डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो सवाल पूछ सकता है आपको। सवाल ये है, कंक्लूजन लिख रहा हूँ, देखिए ये जो लिथियम होता है ना ठीक है, ये तो इजीली ब्रेक कर जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कार्बोनेट की बात कर रहे हैं Li2CO3, उसी की बात कर रहा हूँ कि ऑल कार्बोनेट decomposes, all carbonate decomposes into metal oxide and CO2 and CO2 upon heating, upon heating, except सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। जैसे Na2CO3 को आप हीट करेंगे, चाहेंगे कि इसको तोड़ दें, जैसे आप में Li2CO3 को, जस्ट सपोज Li2CO3 को हीट किया आपने, तो ये पता है किसमें चला जाएगा? Li2O प्लस CO2 में। लेकिन सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम और सीजियम की बात होती है तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ये टूटेगा ही नहीं, बल्कि मेल्ट हो जाएगा, बट इट विल नॉट ब्रेक डाउन इनटू मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये ओके बात सर। समझ में आ रहा है? यस सर।
ठीक है। हो जाए तो बताइएगा। डन। यस सर डन। चलिए अब मेटल बाई कार्बोनेट की बात कर लेते हैं। एक कार्बोनेट होता है, दूसरा क्या होता है, मेटल बाई कार्बोनेट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेटल बाई कार्बोनेट, यानी HCO3 की बात हो रही है, वो भी एक बड़ा आयन है मेटल बाई कार्बोनेट की। तो ये जो मेटल बाई कार्बोनेट होता है बेसिकली आपका, इसको जब आप हीट करते हैं तो इसे ध्यान में रखिएगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, सेम मेटल कार्बोनेट, ये कन्वर्ट होगा आपका, वेट, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा मेटल कार्बोनेट प्लस वाटर एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें प्रेजेंट कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2LiHCO3 की जब बात करते हैं और हम लोग इसे हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होगा Li2CO3 एंड देन प्लस H2O एंड देन CO2। अगर ऐसे ही सेकंड वाले का करते हैं MgHCO3 का होल ट्वाइस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका वैलेंसी 2 होता है, तो हीट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका MgCO3 और प्लस में H2O भी देगा और उसके साथ क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, TS स्टैंड फॉर थर्मल स्टेबिलिटी, LiHCO3, NaHCO3, KHCO3, RBHCO3 एंड CSHCO3। तो ये बताइए सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन होगा। बहुत आसान है। सर इसमें भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेंगे। डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना क्यों होगा। यस सर, क्योंकि साइज बड़ा है तो पोलराइजेशन पावर बड़ी होगी, इसलिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पोलराइजेशन पावर कम होते जाएगी। सर इंक्रीज करेगी सर। डाउन द ग्रुप, नो सर, सर अपवर्ड्स। मतलब यहाँ पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा तो क्योंकि इसलिए साइज छोटी है, पोलराइजेशन पावर बड़ा। क्यों पोलराइजेशन पावर बड़ा, क्योंकि साइज छोटी है, पोलराइजेशन पावर बड़ा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, इसकी बात हो रही है। तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते जाएगा क्योंकि साइज बढ़ेगा, पोलराइजेशन पावर घटेगी, साइज बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप पोलराइजेशन पावर घटेगी, पोलराइजेशन पावर घटेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगी, और कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसका भी बता दीजिए जरा।
सर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेंगे। डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, वेरी गुड। चलो स्लाइड चेंज करूं। यस सर। अब बात करेंगे हम लोग मेटल नाइट्रेट की। तो यहाँ देखिए मेटल नाइट्रेट की जब बात होती है, MnO3, इसको जब हीट करेंगे हम लोग तो ये सीधे सीधे किस में जाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और उसके साथ O2 देगा। अब देखिए नाइट्रेट में तो हमें पता है भाई कि जब एयर से हमने रिएक्ट कराया था इस फर्स्ट ग्रुप को, तो बस लिथियम रिएक्ट किया था, बाकी कोई किया नहीं था, तो बाकी के एलिमेंट नहीं बना पाएगा। फर्स्ट ग्रुप में सोडियम नाइट्रेट नहीं बनाएगा, बात समझ रहे हैं आप, यस याद सर। है आपको। तो बस लिथियम नाइट्रेट बनाएगा, तो ये लिथियम ऑक्साइड भी दे देगा, इसके साथ आपका NO2 और उसके साथ O2 दे देगा। जबकि सेकंड ग्रुप में सारे के सारे नाइट्राइड बना रहे थे, तो NiNO3 का होल ट्वाइस, तो यहाँ दे देगा आपका, हीट करेंगे बेरिलियम ऑक्साइड प्लस 2NO2 प्लस O2, सिंपल हाफ O2 कर दीजिएगा, बैलेंस हो जाएगा। कभी कभी ये होता है, ध्यान दीजिएगा इस रिएक्शन पे, कि जैसे MnO3 है और इसको हमने हीट किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए M इज इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग, अच्छा मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया यहाँ पे। जो सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम सीजियम होता है वो नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करता, नाइट्रेट तो बनाता है। इज दैट क्लियर देवांश? क्योंकि हमने एयर लिया था, एयर से जब रिएक्ट करा रहे थे फर्स्ट ग्रुप को, यस सर। तो उसमें आपका Li3N2 बना था, Na3N2 नहीं बना था, क्योंकि ये Na पोटेशियम रुबिडियम सीजियम नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे MnO3 को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो ये देता है आपका MnO2 और प्लस में हाफ O2, और इसको कहते हैं हम लोग मेटल नाइट्राइट, मेटल नाइट्राइट। और ये कौन करता है, मैं M के जगह लिख देता हूँ, M जो स्टैंड है आपका ओनली फॉर सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम। लिथियम तो आपको लिथियम ऑक्साइड देगा और उसके साथ डाइनाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड O2, जस्ट लाइक द सेकेंड ग्रुप। लेकिन यहाँ पे लिथियम के नीचे सोडियम पोटेशियम ये नाइट्राइट दे देता है, क्या दे देता है, नाइट्राइट। और इसको भी अगर हाई टेम्परेचर पे आपने ले गए, अगर हाई टेम्परेचर पे रखा आपने, तब ये जाके मेटल ऑक्साइड देगा, देन N2 देगा एंड देन O2 देगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं सोडियम के लिए रिएक्शन लिखना चाहूँ तो NaNO3 है, तो अगर सबसे पहले आपने इसको हीट किया, स्ट्रांगली हीट नहीं किया, तो नाइट्राइट देगा एंड देन हाफ O2 निकल जाएगा। प्लीज राइट इट। और इस NO2 को ब्राउन गैस कहते हैं, क्या कहते हैं, कभी कभी कॉल पूछ सकता है। NO2 जो होता है ब्राउन गैस कहते हैं, कलर भी ब्राउन होता है। डन सर। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे भी थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर लेंगे इसकी, नाइट्रेट में भी। तो यहाँ लिख लीजिएगा ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, LiNO3, NaNO3, KNO3, RbNO3 एंड CsNO3। अब यहाँ पे डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, ये भी इंक्रीज कर जाएगा कि नहीं। इन द सेम वे BnO3 का होल ट्वाइस करें, फिर MgNO3 का होल ट्वाइस करेंगे, ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों, इंक्रीज क्यों, पता चल रहा है ना। सॉरी सर। डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा थर्मल यस सर। स्टेबिलिटी। यस सर। इसका ऑर्डर कर लीजिए। बेसिकली यहाँ होगा क्या, लार्ज कैटायन है,
जब लार्ज कैटायन है तो पोलराइजेशन पावर जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा. लार्ज कैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय लार्ज एनायन. फिर नीचे वाला भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही करें. डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा. वेरी गुड. लिख लिया था आपने? यस सर. हाँ, नहीं करें. सर. ऊपर करूं, स्लाइड अप करूं? यस सर. सर ये ज्यादा ऊपर होगा. वेट अ मिनट. Is it okay? यस सर. डन सर. वेरी गुड. तो बस आपका पी ब्लॉक बच रहा है ना? यस सर. पी ब्लॉक नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा. लिखिए जरा. एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम. बेसिकली अपने ग्रुप से हट के थोड़ा सा बिहेवियर करता है. तो क्यों करता है, सबसे पहले इसका रीजन लिख लीजिएगा. ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ लिथियम एंड लिथियम प्लस. दूसरा, ड्यू टू वेरी हाई पोलराइजिंग पावर. क्योंकि साइज छोटा होता है, पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होता है इसके पास. तो वो भी साइज की वजह से ही होता है ऑफ Li प्लस. उसके बाद ड्यू टू, साइज जब छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा होगा ड्यू टू वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी. इन तीनों फैक्टर की वजह से ये थोड़ा अपना प्रॉपर्टीज अलग दिखाता है अपने ग्रुप से. तो उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग. थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं मैं. यहाँ पॉइंट लिखना शुरू करिएगा. लिथियम एंड मैग्नीशियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप. इसका नाम मैंने पिछले क्लास में भी लिया था, याद है आपको? यस सर. लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर. अपने ग्रुप में ये हार्डर है. उसके बाद लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर. ये सारे सिमिलरिटी है, जबकि लिथियम को सोडियम का शो करना चाहिए लेकिन ये सेकंड ग्रुप का शो करता है. लिथियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर. लिथियम एंड मैग्नीशियम सिमिलरिटी और है. Li2CO3 एंड MgCO3 जो है रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस CO2 देता है, जबकि यही बस देता है. और बाकी के जो सोडियम पोटेशियम दिखाया ही मैं कि नाइट्राइट देता है. समझ रहे हैं? यस सर. फिर आपके पास आ जाता है LiCl एंड MgCl2 आर डेलिक्विसेंट. अब ये डेलिक्विसेंट क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए. ये एक्चुअल में LiCl को मैंने बताया था जब हाइड्रेशन इंथैल्पी पढ़ रहे थे कि ये एग्जिस्ट करता है. ये इतना ज्यादा इसके पास हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है कि ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है LiCl.2H2.
और मैग्नीशियम भी ऐसी तरीके से एग्जिस्ट करता है MgCl2.8H2। ठीक है, तो बेसिकली डेलिक्विसेंट का मतलब ये होता है एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके इस तरीके से रहता है, जबकि लिथियम के नीचे सोडियम पोटेशियम वगैरह ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिलीटेड सिलेबस अपना सिलेबस हो गया। डन। Just a minute, sir. Arushi Mishra always late. आपने देवांश कंफर्म नहीं किया सिलेबस में क्या आ रहा है? सर आ रहा है ऐसा भी ब्लॉक। दैट्स गुड। डन सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं देवांश, पी ब्लॉक 13th ग्रुप। अब देखिए ग्रुप 13 एलिमेंट जो है उसको कहते हैं हम लोग बोरोन फैमिली। उससे क्या कहते हैं हम लोग? बोरोन फैमिली कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोरोन बैंगन आलू गाजर इन थैला, इसकी बात होती है। तो यहाँ पे देखेंगे बोरोन में एटॉमिक नंबर 5 होता है, 13 होता है, 31, 49, 81। इसमें क्या होता है 8 ऐड कर दीजिए 18 ऐड करिए, 18 ऐड करिए एंड देन 32 ऐड करिए। इसमें 8 ऐड करना है, 18, 18 एंड देन 32। तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक है कि एक ग्रुप में हम कैसे एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करते हैं अगर एक का पता है तो। अगर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अपने को पता है यहाँ क्या आएगा, हीलियम 2s2 2p1। यहाँ एल्युमिनियम की जब बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नियॉन 3s2 3p1। फिर यहाँ गैलियम की बात करेंगे तो यहाँ आर्गन आ जाएगा 4s2, ठीक है, 3d10 और उसके बाद आ जाएगा 4p1, ठीक है। और फिर अपने पास आ जाएगा इंडियम की जब बात करेंगे तो यहाँ 4d आर्गन के बाद क्या आ जाएगा, क्रिप्टन आ जाएगा। तो यहाँ 4d10 ले लेंगे, 4d10 के बाद 5s2, 5s2 के बाद क्या आ जाएगा 5p1। सिमिलरली थैलियम लेंगे तो क्रिप्टन के बाद जेनॉन आ जाएगा, जेनॉन में 4f14 आ जाता है और उसके बाद 4f14 आ गया तो 5d10 होगा, ठीक है, 5d10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6s2 हो जाएगा, 6p1 हो जाएगा। ये इन सब का कॉन्फ़िगरेशन है।
देवांश आरुषि हो जाए तो बता दीजिएगा। डन सर। तो देखिए ये सारे एलिमेंट्स की बात हो रही थी। अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो यहाँ पे देखिए जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, पॉइंट लिखते जाइए मेरे साथ। ग्रुप 13 एलिमेंट्स shows +3 oxidation state due to NS2 NP1। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। एंड ग्रुप 13 एलिमेंट्स also show +1 oxidation state due to inert pair effect, due to inert pair effect। क्योंकि देखिए जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, पी भी आएगा, पी के बाद बी भी आएगा, डी के बाद एफ आएगा, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। तो इस वजह से ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। और डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि पुअर शील्डिंग की वजह से वो वाला इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है इस वजह से। तो बोरोन को देखें तो बोरोन +3 में ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू +1, और वहीं नीचे वाला थैलियम का देखें तो वो +1 में ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू +3। ये स्टेबिलिटी लिखा हूं, ये पहले से पता होना चाहिए। यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Tl+ सबसे ज्यादा इसमें स्टेबल होगा, उसके ऊपर वाला इंडियम, फिर आ जाएगा गैलियम, फिर आ जाएगा आपके पास एल्युमिनियम। सबसे कम कौन होगा +1 में, ये होगा, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो आई एम गोइंग टू राइट द रीजन। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D एंड F सबशेल। सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो F में होता है। फोर्स ऑफ attraction from the nucleus increases on valence S सबशेल। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो सर आपने वो +1 OS के लिए शील्डिंग। OS that means oxidation state। ओके सर।
हो गया। जस्ट मैं डन सा। वेरी गुड। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछता है कि आपको बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम इन TlI3। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या कर देंगे, थैलियम का एक्स ले लेंगे, प्लस 3 आयोडीन है, हर एक आयोडीन का -1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू +3 आ जाएगा कि नहीं देवांश, आरुषि? यस ऐसे सर। ही ऑक्सीजन, लेकिन ये गलत होता है क्योंकि थैलियम जो होता है +3 में हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, हाईली अनस्टेबल, तो अनस्टेबल होगा तो इसमें एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ये Tl+1 में ही होता है, और ये I3 जो होता है वो माइनस में होता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड होता है। क्या होता है ये? आयनिक बॉन्ड होता है। तो कभी भी TlI3 में अगर थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो ये किस में एग्जिस्ट करता है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इज दैट क्लियर? ठीक है दिव्यम, देवांश? यस। तो यहाँ पे देखिए, अब देखते जाइए। अब देखिए यहाँ पे हम ले लेंगे एटॉमिक साइज। जब एटॉमिक साइज की बात करते हैं हम लोग, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, बोरोन, एल्युमिनियम, बैंगन, आलू, गाजर। ठीक है, फिर आ जाएगा गैलियम, एंड देन इंडियम, एंड देन थैलियम। तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर रहता है कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये गलत हो जाएगा। क्या होता है एक्चुअल में? बोरोन होता है, उसके बाद गैलियम होता है, और गैलियम से बड़ा एल्युमिनियम होता है, और यहाँ पे इंडियम होता है, देन थैलियम होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू पुअर शेल्डिंग इफेक्ट ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। एसी का मतलब इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये छोटा हो जाता है, इसमें श्रिंकेज आ जाती है, और एल्युमिनियम बड़ा हो जाता है। इस वजह से इसको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें काफी ज्यादा वेरिएशन आता है। इसको हम लोग 13th ग्रुप को हेट्रोजीनियस ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक के जस्ट बगल में है, जिसकी वजह से वेरिएशन काफी ज्यादा आती है। ठीक है, हो जाए तो बताइएगा।
हो जाए तो बताइएगा। देवांश। यस सर, जस्ट मैम। डन सर। वेरी गुड। अब देखिए इसमें हर चीज में फिर वेरिएशन आएगा, साइज में वेरिएशन आ गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी में भी आएगा। तो थर्ड लिखिएगा बस, आयोनाइजेशन एनर्जी। जब आयोनाइजेशन एनर्जी के टर्म में हम इसे अरेंज करेंगे तो पता है आपको, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा परेशानी आती है, ठीक है, मतलब कि एनर्जी ज्यादा लगता है, ठीक है। तो बोरोन ज्यादा हो जाएगा सबसे ज्यादा, उसके बाद थैलियम आ जाता है, मैं अभी समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। फिर गैलियम आ जाता है, फिर एल्युमिनियम आता है, एंड देन इंडियम आता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो थैलियम है, ठीक है, तो इसमें एफ 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 ऑर्बिटल होगा। जब एफ ऑर्बिटल होगा तो जिसकी वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। एफ में सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ऑफ 4f सबशेल, 4f सबशेल। 4f वाला जो है वो बस थैलियम में ही आया ना, जिसकी वजह से ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इसका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा एक तरीके से। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, दैट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। तो बोरोन, देन थैलियम, देन गैलियम, जो सबसे लास्ट में होना चाहिए वो सेकंड नंबर पे आ गया, फिर गैलियम, एल्युमिनियम एंड देन इंडियम, ठीक है। उसके बाद फोर्थ की जब बात करते हैं हम लोग, तो फोर्थ नंबर पे आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट की बात। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट की बात कैसे करते हैं हम लोग, तो ध्यान रखिएगा मेल्टिंग पॉइंट में अपने पास क्या आ जाएगा? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम है अपने पास, ठीक है। अब आपको पता है कि ये क्या है? नॉन मेटल है। जो बोरॉन है वो आपका नॉन मेटल है, और यहां से यहां तक ये सारे के सारे क्या है? मेटल है। क्या है? सारे के सारे मेटल है। तो अब इसको कैसे अरेंज किया जाए? तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूं पहले मैं, यहाँ पे लिख लेंगे कि जनरली जो मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कि नहीं मेटल के? यस सर। जनरली मेटल हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एमपी देन नॉन मेटल। लेकिन यहां पे देखिए क्या होगा, बट बोरोन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब ये एक क्रिस्टल टाइप बनाता है जो कि टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं, जिसमें से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, तो इसको मेल्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब ये जो आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली हार्ड क्रिस्टलिन सॉलिड होता है। क्या होता है? हार्ड क्रिस्टलिन सॉलिड। तो इस वजह से जो ऑर्डर होता है आपका, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बोरोन का सबसे ज्यादा होगा, एल्युमिनियम का भी, फिर आपका इंडियम आ जाता है, देन थैलियम आता है, और गैलियम इधर चला जाता है सबसे कम। गैलियम जो होता है ना, अपने हाथ पे रख दीजिएगा, अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है, बाहर का रूम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है वो गैलियम, इसलिए सबसे लास्ट में चला गया। इंडियम में क्या हो जाएगा आपका? पॉलीमेरिक बना लेता है, इस वजह से ये सेकंड नंबर पे आ गया। तो यहाँ पे हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ तक लिख लिया ना आप लोगों ने? आयोनाइजेशन एनर्जी तो कर लिया होगा। यस सर, मेल्टिंग पॉइंट कर रहा हूँ। Gallium has usually low melting point because gallium melts when it is kept on palm.
तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम देखेंगे इस 30 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर बॉडी टेम्परेचर पे, बॉडी टेम्परेचर दैट इज ऑलमोस्ट 32 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने पे हो जाता है। तो गैलियम का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि विंटर में सॉलिड होता है और समर में लिक्विड होता है। तो ये भी पॉइंट लिख देते हैं, या फिर पूछ सकता है विच एलिमेंट और मेटल इज गैलियम इज लिक्विड इन समर एंड becomes solid in winter। बात समझ रहे हैं आप? तो इससे ध्यान में रखिए। हो गया? जैसे मेरे से पा ओके। स्लाइड चेंज करो। जस्ट मेरे से बस 10 मिनट। Let me know when you are finished. डन सर। वेरी गुड। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। चूंकि आइकोसा हेड्रोलेस स्ट्रक्चर है बोरोन का, तो क्रिस्टलिन सॉलिड है, हाईली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है। तो बॉइलिंग पॉइंट में अपने पास आ जाएगा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड देन थैलियम। तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप ऐसे ही हो जाएगा। ये आपका सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें आइकोसाहेड्रल होगा। इन सब में क्या हो जाएगा, सारे के सारे मेटल है तो मेटालिक बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। और साइज जितना छोटा होगा मेटालिक बॉन्ड में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो इसे लिख लीजिएगा। हो जाए तो बताइएगा। यस सर। डन। यस सर। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे सीधे केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले नेचर ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं। नेचर ऑफ कंपाउंड, अब नॉन मेटल होगा तो कोवेलेंट बनाएगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ कंपाउंड की जब बात करते हैं हम लोग, तो बोरोन जो होता है बेसिकली वो क्या होगा, कोवेलेंट बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोरोन की जब बात करेंगे तो इसमें क्या होता है 1s2 2s2 2p1। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पॉसिबल तो है नहीं। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आपने, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकले लगेगा, जिसके वजह से बी से B+3 ले जाना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये क्या बनाता है आपका, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है बोरोन। अभी किसकी बात हो रही है देवांश? बोरोन की बात हो रही है। बट एज द साइज इंक्रीजेस, एज द साइज इंक्रीजेस आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। क्योंकि बी से B+3 में जाने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वेरी हाई होगा कि नहीं? यस सर। बहुत ही ज्यादा हाई होगा, जिसकी वजह से ये शेयर करना पसंद करता है और कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, देयरफॉर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो यहाँ पे बात आ जाती है, थोड़ा सा ऊपर करूंगा मैं, यहाँ पे बात आ जाती है। देखिए एल्युमिनियम, अब AlCl3 अगर सॉलिड स्टेट में है, एल्युमिनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में होगा तो कोवेलेंट होगा, और AlCl3 अगर H2O में होगा आपका, ठीक है, तो ये आपका आयनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयनिक। तो लिखते जाइए मेरे साथ भी, मेरे साथ लिखते जाइए, आयनिक हो जाएगा। उसके बाद GaCl3 की बात करेंगे, सॉलिड में होगा तो सेम कोवेलेंट। और गैलियम ट्राइक्लोराइड की बात करेंगे हम H2O में, तो वही सेम आयनिक। और ये जो आपका इंडियम डाउन द ग्रुप काफी ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर आ जाता है, तो InCl3 या फिर TlCl, ठीक है। ये TlCl3 नहीं लिखेगा, TlCl लिखेगा, या TlCl3 लिख रहे हैं दैट मीन्स Tl प्लस में है, +3 में नहीं है। आर ऑलवेज आयनिक, ये काफी ज्यादा मेटालिक होते हैं, जिसकी वजह से हमेशा क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। बात समझ रहे हैं आप? यस सर। चलिए इससे लिखिए जरा। सर सेकंड भी AlCl3H2O के साथ मिक्स होकर आने देगा। हाँ हाँ यस। देवांश डन? यस सर। ओके चलिए अब हम स्टार्ट किए केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा। दैट इज बेसिकली रिएक्शन विद एयर। और रिएक्शन विद एयर का मतलब क्या होता है, O2 प्लस N2। अब देखिए O2 प्लस N2 की जब बात करते हैं तो यहाँ पे बोरोन की बात करते हैं। सबसे पहले बोरोन जो होता है, ध्यान में रखिएगा, ये क्रिस्टलीन फॉर्म में भी होता है,
सॉलिड, क्रिस्टलिन सॉलिड, और एमॉर्फस फॉर्म में भी होता है। अब ये क्रिस्टलिन और एमॉर्फस क्या होता है, तो क्रिस्टलिन वो सॉलिड होते हैं जो जिनके पार्टिकल्स ऑर्डरली लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक अरेंज्ड होते हैं, और एमॉर्फस जो होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर तक अरेंज्ड होते हैं बस। ठीक है, क्रिस्टलिन जैसे आपका मान लीजिए आयरन वगैरह हो गया, और एमॉर्फस मतलब ग्लास वगैरह हो गया जो कि थोड़ा सा फ्लो कर जाता है। जैसे मान लीजिए ग्लास का अगर आपने डोर या फिर विंडोज लगाया तो आफ्टर 10 और 15 ईयर्स 20 ईयर्स नीचे से थिक हो जाएगा, ऊपर से थिन होगा। दैट मीन्स नीचे से थिक हो गया यानी ऊपर से ट्रैवल करके ही तो आया है। समझ रहे हैं? यस सर। तो क्रिस्टलिन फॉर्म, ये रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ये सारे एमॉर्फस होते हैं। ऑफ बोरोन डज नॉट, जस्ट राइट इट, डज नॉट रिएक्ट विद, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, एयर, बट amorphous form of boron reacts with O2 to form B2O3, जिसको हम लोग बोरिक अनहाइड्राइड कहते हैं। बोरिक अनहाइड्राइड, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर पूछेगा क्रिस्टलिन फॉर्म रिएक्ट करता है तो नहीं करता है। कौन करता है आपका? बस एमॉर्फस फॉर्म ऑफ बोरोन रिएक्ट करता है तो बनता है B2O3, जिसे हम क्या कहते हैं? बोरिक अनहाइड्राइड। Please write it and let me know if you are done with this. हो गया? यस सर। ओके, टेक योर टाइम। डन सर। वेरी गुड। अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली रिएक्शन विद एयर की बात कर रहे हैं, तो सबसे रिएक्ट करके देखेंगे। जैसे अपने पास क्या है, बोरोन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? B2O3 बनाएगा। क्या बनाएगा? B2O3। ऐसे ही इसके नीचे एल्युमिनियम है, वो O2 के साथ रिएक्ट करके बनाएगा Al2O3। ऐसे ही इसके नीचे आपके पास गैलियम है, ये O2 के साथ रिएक्ट होके ये बनाएगा Ga2O3। उसके बाद इंडियम है, ये O2 के साथ रिएक्ट होके क्या बनाएगा? In2O3। फिर आपके पास आ जाएगा थैलियम, थैलियम O2 के साथ रिएक्ट होके बना लेगा Tl2O, लीजिएगा, या फिर Tl2O3। जब ये लेंगे तो आपको पता चलेगा, जब ये +3 में है और ये +1 में, तो ये तो अनस्टेबल होगा। क्या होगा? ये अनस्टेबल होगा। अब इसका ये पूछ देगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होगा भाई? एसिडिक होगा। Al2O3 क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है ये? एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है ये? एम्फोटेरिक होता है। गैलियम भी क्या होता है आपका? एम्फोटेरिक होता है। +3 में जब भी गैलियम होगा एम्फोटेरिक होगा। ये +3, सारे के सारे किसमें है? +3 में।
जब इंडियम की बात करते हैं तो इंडियम मेटल हो जाता है और ये भी मेटल, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, ये बेसिक होंगे, क्योंकि मेटल ऑक्साइड क्या देता है, बेसिक देता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। यस सर। चलिए इससे लिख लीजिए, उससे बात बताइए। सर आपने प्लस 3 से वो चार्ज डिनोट कर रखा है। यस, ये ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉट चार्ज। ओके। डन। अब देखिए ऑक्सीजन से तो रिएक्ट करा दिया हमने, अब नाइट्रोजन से भी करा के देख लेते हैं। जैसे यहाँ, रुको नीचे कर रहा था। अच्छा कर रहे थे, मुझे लगा हो गया, आपने बोला। कर लीजिए फटाफट और बताइए। हो गया। वैसे से लास्ट में करना। डन सर। अब देखिए नाइट्रोजन से भी रिएक्शन करा लेंगे। बोरोन अगर नाइट्रोजन से रिएक्ट होता है तो ये क्या दे देगा, बी एन देगा। दोनों का ही ये तीन तीन है, इस बोरोन का भी 3 वैलेंसी है और नाइट्रोजन का भी 3, तो क्या देगा, बी एन दे देगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोरोन नाइट्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं, बोरोन नाइट्राइड। इसके बाद बात करते हैं एल्युमिनियम से, तो एल्युमिनियम भी N2 के साथ रिएक्ट होगा तो ये क्या दे देगा, AlN दे देगा। इसका नाम क्या होगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड। क्या होगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड। इसके बाद बात करते हैं गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट ही नहीं होता है, ठीक है। और ये ध्यान में रखिएगा, Bn टू द होल एक्स, इसे कहते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इज दैट क्लियर। तो अगर बोरोन को एयर के साथ रिएक्ट कराया जाए तो क्या दे देगा, B2O3 प्लस Bn। एल्युमिनियम को अगर कराया जाए तो क्या देगा, एयर के साथ Al2O3 प्लस Aln। अगर गैलियम को साथ कराया जाए प्लस एयर, तो ये क्या देगा, बस Ga2O3 देगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ट्यूसडे को।
डन सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर।